स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। गाइस, आज हम करेंगे पंचायती राज व्यवस्था। तो आप सभी को पता होगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रही हो, गवर्नमेंट जॉब का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपकी पॉलिटिकल साइंस आती हो, राजनीतिक विज्ञान आता हो, उसमें आपका पंचायती राज व्यवस्था का जो टॉपिक है ये आना बहुत ज़रूरी है। ये आता ही आता है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में हम पंचायती राज व्यवस्था देखेंगे और इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें हम नगर पालिका देखेंगे जो नगरीय क्षेत्रों में होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था हमारे गांव के क्षेत्रों में होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था, हमारा जो देश है उसमें त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, यानी कि पहले हमारे देश में केंद्र सरकार है, उसके निचले स्तर पर राज्य सरकार है और उसके निचले स्तर पर हमारे स्थानीय स्वशासन है। और जो स्थानीय स्वशासन है उसके अंतर्गत दो जो है उसमें भाग में बढ़ जाती है जो सत्ता है, यानी कि हमारे देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जो सत्ता है उसे उसका बढ़ जाना। तो आप देख सकते हैं किसी भी एक के पास ज़्यादा पावर नहीं होती है, वो दूसरे न दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। तो जब स्थानीय स्वशासन है वह दो भागों में बट जाती है। एक तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग जो सत्ता होती है और जो नगरीय क्षेत्र के लिए, जो नगरीय क्षेत्र में होती है वो नगर पालिका कहलाते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र में होती है वो पंचायती राज व्यवस्था कहलाती है। अब देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके 3 स्तर होते हैं। इसी प्रकार से नगर पालिका के भी 3 स्तर होते हैं। यानी कि अब हम ध्यान से देखेंगे, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट क्या है वो स्टार्ट होता है। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें पंचायती राज व्यवस्था होती है, जैसे मैंने आपको बताया, और उसके 3 स्तर होते हैं, 3 स्तरों में बटी हुई होती है। पहली होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कहाँ की होती है? गाँव की, किसी भी एक गाँव की होती है। और अगर गांव छोटा होता है तो 2 गांव मिलाकर क्या है, एक गांव बना दिया जाता है। यानी कि जो ग्राम पंचायत है वो एक गांव में जो पंचायत होती है उसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। अब देखिए, माध्यमिक या फिर पंचायत समिति, जो माध्यमिक और पंचायत समिति है इसे बहुत बार ब्लॉक भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना, ऑप्शन में ब्लॉक भी दे दिया जा सकता है। अब देखिए, जिला परिषद, जो ये माध्यमिक और पंचायत समिति यानी कि जो ब्लॉक है, इसे हम डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बस थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहे हैं। जो ब्लॉक या फिर ये माध्यमिक या फिर पंचायत समिति है, ये तीनों के तीनों एक ही होते हैं। इनमें क्या होता है, बहुत सारे गांवों को मिलाकर एक जो समिति तैयार की जाती है और उसमें हर गांव की जो डिटेल है वो देखी जाती है। अब देखिए, जिला परिषद या फिर जिला पंचायत ये सबसे बड़ा होता है। ये दोनों का क्या करता है, देख रेख करता है। इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो में देखेंगे, इसी वीडियो में। और ये नगर पंचायत होती है सबसे छोटे स्तर पर नगर पंचायत, उससे ऊपर होती है नगर पालिका परिषद और फिर नगर निगम। इसके लिए आपको एक अलग वीडियो बना दी जाएगी, उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं हो सकता, कंफ्यूज हो जाएगा। अब देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारे देश में लागू की गई, इसके पीछे कोई ना कोई इसका उद्देश्य तो रहा होगा। तो ये था सत्ता का विकेंद्रीकरण, जो मैंने आपको बताया था। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है बांटना। जो सत्ता है वो किसी एक के पास न होकर अलग अलग स्तर पर बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, एक तो किसी के पास ज्यादा पावर नहीं होगी और दूसरा इससे क्या होगा, जो निरंकुशवाद है वो समाप्त हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा इसका, अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा तो जो मसला जो छोटे स्तर पर सॉल्व हो सकता था, जो प्रॉब्लम छोटे स्तर पर सॉल्व हो सकती थी, जो योजनाएं छोटे स्तर पर पहुंचाई जा सकती है वो पहुंच जाएंगी और वो मसले वहीं पर सॉल्व हो जाएंगे, वो बड़े स्तर पर नहीं जाएंगे। तो ये इसका था। जैसे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो गांव के लिए होती है। अगर गांव में कोई भी परेशानी है तो वो वहीं पर सोल्व हो जाएगी, अगर वह बड़ी ना हो तो। अब देखिए, अनुच्छेद 40 के तहत स्टार्टिंग में हमारा जब भारत देश आजाद हुआ था तो उस समय क्या हुआ था, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको लेकर बात छिड़ी थी जब संविधान का निर्माण हो रहा था। तो उस समय बहुत सारे जो गांधीवादी सोच के थे वो सारे के सारे क्या कह रहे थे, पंचायती राज व्यवस्था को क्या है उसे अपना लेना चाहिए, संविधान में उसे लागू कर देना चाहिए, उसे भी ऐड कर देना चाहिए। पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो इसके खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि पंचायत में क्या होगा, वही उसका मुखिया बनेगा, वही उसका अध्यक्ष बनेगा जो पहले से ही जमींदार है, यानी कि उसके पास ही पावर रहेगी जो जमींदार है। और जमींदार क्या करता था, बहुत ज्यादा कंट्रोल करता था। तो वही व्यवस्था कायम रहेगी जो ब्रिटिश समय में थी। तो इस डर से जो ये पंचायती राज व्यवस्था है उसे अनुच्छेद 40 में ही रखा गया। और ये क्या था, ये DPSP के तहत था, यानी कि अगर इस पे कोई भी राज्य अगर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना चाहता है तो कर सकता है, अगर नहीं करना चाहता तो उस पर कोई दबाव नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है। तो इसलिए जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे कोई भी
सब के सब जितने भी राज्य थे उसे हल्के में ले रहे थे। अगर कानून बना दिया जाता है तो सबके सब उसे फॉलो करते हैं, हम सभी को पता है। तो इसलिए जो अभी तक क्या था, जो संविधान आजाद हुआ था अनुच्छेद 40 के तहत था, इसलिए सबको इसे हल्के में ले रहे थे। अब देखिए सर्वप्रथम जो ये पंचायती राज व्यवस्था, सबसे पहले जो राजस्थान का नागौर जिला है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राजस्थान में जो नागौर जिला है उसमें सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था हमें देखने में आई, सबसे पहले वहीं पर लागू हुई थी। और उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में। तो आप देख सकते हैं गांधीवादी सोच भी थी, और इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को होता है। तो 2 अक्टूबर 1959 में क्या हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था कायम हुई थी। और इसी से जो है इसकी जो पड़ाव है, या फिर कहा जा सकता है इसके पद चिन्हों पर चलकर आगे जाकर पंचायती राज व्यवस्था एक कानून बन गया। इसी चीज को देखकर जो राजस्थान में नागौर जिले में ये पंचायती राज व्यवस्था कायम हुई थी, इसी चीज को देखकर जो काफी राज्य थे उससे प्रभावित हुए। का एग्जांपल हम दे सकते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने क्या किया, जब उसने देखा राजस्थान ने क्या किया, पंचायत समिति या पंचायत व्यवस्था को कायम किया, तो आंध्र प्रदेश ने भी क्या किया, अपने राज्य में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे लागू किया। वो भी कब? 1959 में, उसी साल लागू किया था। देखिए अब आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब पंचायती राज व्यवस्था कोई कानून नहीं थी, कोई कंपलसरी नहीं थी, तो उस समय क्या था, राज्य अपनी मर्जी से लागू कर सकते थे और कोई ना करना चाहे तो नहीं भी कर सकता था। तो कोई कंपलसरी नहीं था, इसलिए क्या है, उसका कोई भी ढांचा नहीं था कि कितने स्तर की होनी चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा है कि अब जो ग्राम पंचायत होती है, फिर जिला ग्राम पंचायत होती है, फिर ब्लॉक होता है, फिर क्या होता है, जिला परिषद होती है। तो ये त्रिस्तरीय है। पर उस समय जब हमारे देश में ऐसा कोई भी इसकी संरचना नहीं थी, इसका कोई ढांचा नहीं था, तो हर कोई क्या है अपनी मर्जी से राज्य क्या कर रहा था, जितने मर्जी के स्तर रखना चाहता है उतनी मर्जी के स्तर रख रहा था। जैसे कि जो राजस्थान है उसमें त्रिस्तरीय पद्धति के अनुसार पंचायत व्यवस्था थी। तमिलनाडु में द्विस्तरीय पद्धति के अनुसार थी, और पश्चिम बंगाल में तो 4 स्तरीय पद्धति के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था थी। आप देख सकते हैं। अब देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है ये कब भारत में लागू हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हुई है 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 73 उसके द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था ये लागू हुई है। और 74 जो संशोधन हुआ था संविधान का, उसके द्वारा क्या हुआ, नगर पालिका जो है वह एक लागू हुआ था पूरे भारत में। अब इसकी डेट भी देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। अब देखिए इसकी जो तारीख है 22 दिसंबर 1992 में क्या हुआ था, लोकसभा में पारित हुआ था। जो पंचायती राज व्यवस्था हम सभी को पता है, अगर संविधान में कोई संशोधन करना होता है तो दोनों सदनों में पहले पास होता है। तो लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 में पारित हो गया था जो ये प्रस्ताव था। और फिर 23 दिसंबर यानी एक दिन बाद 23 दिसंबर 1993 है, देखिए एक साल बाद जो राज्यसभा है उसमें पारित हुआ था। और उसके बाद इसके एक ही दिन बाद 24 अप्रैल 1993 को जो राष्ट्रपति है उन्होंने क्या कर दिया था, इसे लागू कर दिया था पूरी तरीके से। और इसलिए ही 24 अप्रैल 1993 को क्या है, पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने लागू किया और इसीलिए पंचायती राज जो दिवस है वो 24 अप्रैल 1993 को मनाया जाता है। अब देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है ये ऐसे ही तो नहीं लागू हो गई थी। स्टार्टिंग में तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत थी। उस समय कोई भी राज्य चाहे तो अपना ले और ना चाहे तो ना अपनाए। तो उस समय जो समितियां गठित हुई उसके बाद ही जो पंचायती राज व्यवस्था है वो पूरे भारत में लागू हुई थी। तो इसकी कुछ प्रक्रिया रही थी, समितियां लागू हुई, उन्होंने सजेशन दिया कि जो भारत देश है उसमें पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, तभी क्या हो सकता है, विकास हो सकता है भारत का। तो ये कुछ समितियां इसमें प्रमुख है। तो देखिए पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति। तो आपको ध्यान रखना है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय जो थे, बलवंत राय मेहता, उन्हीं के नाम से समिति रखी गई है और ये थी 1957 की समिति। तो इसमें क्या हुआ था, इन्होंने जांच पड़ताल की और उसके बाद इन्होंने निर्णय किया कि भारत में जो गांव है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें तभी विकास हो सकता है जब वहां पर क्या होगा, एक त्रिस्तरीय पंचायत होगी। तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की थी। त्रिस्तरीय का मतलब है जैसे कि अभी हमने देखा, पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। तो ये 3 स्तर होंगे और इसके तहत ही क्या होगा, जो पंचायती राज व्यवस्था से लागू किया जाएगा। उसी के बाद जो भी विकास योजना है वो गांव के लोगों तक पहुंचेंगी। इनका मानना था
था कि जो जितनी विकास योजनाएं तैयार कर ली जाए उनका फायदा तब तक नहीं होगा जब तक कि ये त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू नहीं हो जाएगी गांव में, क्योंकि अगर गांव के लोग ही शामिल नहीं होंगे जो विकास योजनाएं हैं उनमें, तो तब तक वहाँ की जो सिचुएशन है, वहाँ की जो प्रॉब्लम है, उनसे हमारी पहचान ही नहीं होगी, तब तक हम उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सोल्व नहीं कर सकते हैं। अगली जो समिति थी महत्वपूर्ण, वो थी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 की है। इसने 2 स्तरीय पंचायत की वकालत की थी। अब ये 2 स्तरीय पंचायत कौन सी थी? अशोक मेहता है, उसने क्या किया, उसने राय दी कि जो 2 स्तरीय पंचायत होनी चाहिए। इन्होंने 3 की नहीं दी, 2 की दी। अब ये 2 कौन सी थी? इन जो पहली जो ग्राम पंचायत है उसका ही नाम इन्होंने क्या कर दिया, उसका ही नाम इन्होंने ब्लॉक कर दिया, यानी कि पंचायत समिति कर दिया। इन्होंने ग्राम पंचायत को हटाकर जो ब्लॉक और जो जिला परिषद है, ये 2 स्तरीय व्यवस्था सुझाई। अब देखिए तीसरी समिति जो महत्वपूर्ण थी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, वो थी GV.K. राव समिति। इसका गठन हुआ था 1985 में। तो आपको जो समितियां हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें यही याद रखनी है कि ये समितियां कौन कौन सी थी। ये 4 ही समिति थी, इन्हें आप याद कर सकते हैं आसानी से। और इन समितियों का गठन कब हुआ था ये भी याद करना है आपको। अब ये GV.K. राव समिति की महत्वपूर्ण बात ये थी कि इन्होंने भी यही बात रखी कि जो केंद्र सरकार है उसी पर सारा बोझ नहीं डलना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जा रही है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जो सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तभी क्या है, जो गाँव है उसमें क्या होगा, लाभ पहुंच सकेगा। जो पंचायती राज व्यवस्था उसे लागू करना चाहिए। तो इनका भी यही कहना था। अब जो चौथी समिति थी LM सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति के बाद सबसे महत्वपूर्ण समिति यही थी और इसी के आधार पर आगे जाकर क्या हुआ, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे लागू हो गई है। अब ये कब इसका गठन हुआ था? 1986 में हुआ था और इन्होंने ये 3 महत्वपूर्ण बातें रखी थी। पहली इन्होंने कही कि संवैधानिक मान्यता देने की वकालत की थी इन्होंने। इसका मतलब है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, इनका कहना था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे संवैधानिक मान्यता प्रदान होनी चाहिए। जब तक संविधान में यह लागू नहीं हो जाएगा कि ये कंपलसरी है, तब तक क्या है, कोई भी राज्य से सीरियसली नहीं लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और दूसरी इन्होंने रखा त्रिस्तरीय पंचायत वकालत, जो अभी वर्तमान में है। और फिर इन्होंने कहा कि न्याय पंचायत, यानी कि जो पंचायत है उसमें न्याय की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जो छोटे मोटे मामले होते हैं वो पंचायत तक ही क्या होने चाहिए, उन्हें न्याय प्राप्त हो जाना चाहिए। तो इनके तहत ही ये तीनों चीजें क्या है, अब वर्तमान में जो पंचायत राज व्यवस्था है उसके अंदर ये तीनों की तीनों चीजें शामिल की गई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो पंचायत राज व्यवस्था है वो हमारे सामने आती, ये सबसे महत्वपूर्ण जो समिति हमारे सामने आती है। अब देखिए 1992 का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 73 वाला, उसके तहत क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था शामिल की गई संविधान में, उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है इन 1992 73वां संविधान संशोधन जो लिखा गया पूरा पूरा इसका नाम है। तो आपको याद नहीं रखना है कि 1992 में लागू हुआ था, 1993 में हुआ था। आपको ये बात ध्यान रखनी है, पूरे देश में 1993 में लागू हुई थी। अब देखिए इसके तहत कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हुई, यानी कि क्या क्या चीजें संविधान में शामिल की गई इस 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो सबसे पहली बात थी कि इसके अंदर ये 3 बदलाव हुए थे। संविधान में जो 9वां भाग है वो उसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उसके अंतर्गत लिखा गया है। तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में है। फिर अनुच्छेद कौन से लेकर कौन से तक, यानी कहाँ से लेकर कहाँ तक के अनुच्छेद में जो पंचायती राज व्यवस्था उसे शामिल किया गया है। तो वो 243 से 243 तक है। तो आपको याद रखना है ये ओ है, ये 0 नहीं है। बहुत बार बच्चे क्या सोचते हैं 0 है, पर 0 नहीं है, ये ओ है। 243 से लेकर 243 तक। फिर संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें भी क्या पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो ये अब देखिए जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसे एक्सेप्ट किया गया है कि हमारे भारत देश में जो पंचायती राज व्यवस्था होगी उसमें त्रिस्तरीय प्रणाली ही होगी। कहीं पर 2 स्तरीय अपना रहे थे, कहीं पर 4 स्तरीय अपना रहे थे। जैसे ही पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय अपना रहे थे जब तक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था। पर जब से ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है उसके बाद क्या जितने भी राज्य हैं भारत के, उन्हें क्या करना पड़ेगा, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनानी पड़ेगी, जो गाँव हैं। अब देखिए इसमें जो 20 लाख जनसंख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात आपको नोट कर लेनी है कि जो 20 लाख जनसंख्या से कम वाले जो क्षेत्र हैं उनमें क्या होगा, उनमें द्विस्तरीय ही जो पंचायत व्यवस्था है वो रहेगी। तो आपको बात ध्यान रखनी है।
अब देखिए इनमें सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होगा। जो पंचायत के सदस्य हैं उनका चुनाव किस प्रकार से होगा। सदस्यों का जो चुनाव है वह सीधे तौर पर होगा, यानी कि जनता स्वयं चुनेगी, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव होगा। जो भी चुनाव है वो लोगों के द्वारा सीधे होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। अब अध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार से होगा। जो ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी कि जनता स्वयं चुनेगी। पर जो माध्यमिक यानी कि जो ब्लॉक है और जो जिला परिषद है, पिछले जो 2 स्तर हैं उनके जो चुनाव है, उनके अध्यक्ष का जो चुनाव है वो क्या होगा, वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी कि जनता न चुनकर जो सदस्य हैं पंचायत के वही क्या करेंगे, वही चुनाव करेंगे अध्यक्ष का, ब्लॉक के अध्यक्ष का और जिला के अध्यक्ष का। अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन। अब देखिए सीटों का आरक्षण। जो पंचायत राज व्यवस्था है उसमें सीटों में आरक्षण दिया गया है और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो महिलाएं हैं उनकी सीटों पर आरक्षण दिया गया है कि इतनी महिलाएं क्या है, 1/3 जो महिलाएं हैं वो क्या करेंगी, उन्हें चुनाव में खड़ा होना ही होगा। तो इससे क्या हुआ, जो महिलाएं हैं उनका जो विकास है वो और भी ज्यादा हो रहा है। जो महिलाएं हैं उनको मौका मिल रहा है, तो 1/3 जो महिलाएं हैं उन्हें मौका देना होगा। 1/3 तो होनी चाहिए। अगर कोई राज्य इससे ज्यादा देना चाहता है आरक्षण महिलाओं को तो वो दे सकता है, उसमें छूट है, 50% तक दे सकता है। अब देखिए जो SC ST है यानी कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनको कितना आरक्षण दिया गया है। उनको आरक्षण देने के लिए उनकी संख्या देखी जाती है कि उस गांव में जो SC ST है उनकी संख्या कितनी है और उन्हें क्या किया जाता है, उस गांव की जो कुल जनसंख्या है उससे भाग कर दिया जाता है और उतने अनुपात में इन्हें आरक्षण दिया जाता है। अब देखिए जो पंचायतों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। जैसे कि भारत में जितने भी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं उन सब का क्या है, 5 साल का ही कार्यकाल होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और अगर किसी का जो कार्यकाल है वो पूर्ण होने से पहले ही विघटित हो जाता है तो उसे क्या है, उस गांव को दोबारा से 6 महीने के अंदर क्या है, 6 महीने के बाद दोबारा से चुनाव करवाने होंगे। अगर सवाल बहुत बार ये आ जाता है कि कुछ महीने शेष रह गए हैं चुनाव 5 साल पूरे होने में, कुछ महीने शेष रह गए, कुछ महीने बच गए हैं, उससे पहले ही क्या है, किसी भी कारण से विघटित हो जाता है उस गांव की पंचायत, तो फिर क्या होगा। अगर 2-3 महीने शेष रह गए, 5 महीने शेष रह गए, तो उसमें क्या होगा, इतना वेट किया जाएगा 5 महीने का और उसके बाद क्या, दोबारा चुनाव तो होना ही है, इसलिए कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा, खुद ब खुद चुनाव होने ही है, इसलिए उस समय तक उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। अब आगे देखिए जो चुनाव है, जैसे कि भारत में जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, उसमें जो चुनाव आयोग है वो चुनाव करवाती है, पर पंचायत का कौन चुनाव करवाएगी, उसका जिम्मा कौन उठाता है। जो भी कार्य होते हैं जैसे कि मतदान सूची तैयार करना और जो वोट जहां पर डालने जाते हैं उनका क्षेत्र तय करना, सीमांकन तय करना, वो कौन करेगा, वो करेगा राज्य निर्वाचन आयोग। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होकर आप ये मत कर दीजिएगा कि चुनाव आयोग ही तय करती है। चुनाव आयोग लोकसभा जैसे जो चुनाव है उनके लिए करती है और पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग वह तय किया गया है, जो राज्य के अंतर्गत होता है निर्वाचन आयोग, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए न्यूनतम आयु कितनी होती है पंचायती राज व्यवस्था की, वो होती है 21 वर्ष। 21 वर्ष होने के साथ ही क्या कर सकते हैं, वो पंचायती राज व्यवस्था में खड़ा हो सकता है कोई भी व्यक्ति। और इसके लिए इसके साथ साथ जो राज्य हैं उन्हें वो क्या करते हैं, अपने आप भी कुछ तय करते हैं कि ये भी योग्यता होनी चाहिए तभी वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। इसकी छूट राज्यों को दी गई है, पर उसके बारे में बात ना करके यही की जाएगी कि 21 वर्ष की आयु में क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति पंचायती राज व्यवस्था के लिए मान्यता प्राप्त हो जाता है। अब देखिए जो राज्यपाल है, राज्यपाल क्या करता है, प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर यानी कि हर 5 वर्ष के बाद क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव होता है, पंचायतों का चुनाव होता है और उसके बाद नई पंचायतों का निर्माण होता है। तो हर 5 वर्ष के बाद जैसे ही पंचायतों का चुनाव हुआ और नई पंचायत के सदस्य आए, उसी के साथ जो राज्यपाल है वो क्या करता है, वह पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए क्या करता है, वित्त आयोग का गठन करता है। यानी कि उन्हें कहाँ से जो राजस्व प्राप्त होगा, कहाँ से धन की प्राप्ति होगी, जिससे वह क्या कर सकते हैं, गांव का कल्याण कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। वित्त यानी कि धन तो कहाँ से प्राप्त होगा, इसीलिए जो राज्यपाल है वो क्या करता है, प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। अब जो पंचायत है उसकी जो संरचना है उसे देख लेते हैं। संरचना में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है।
अगर हो तो कोई कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी। अब देखिए, ग्राम पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति होती है जिसे ब्लॉक भी कहा जाता है, मंडल भी कहा जाता है और प्रखंड भी कहा जाता है। ये इसके कुछ नाम है, आपको ध्यान रखने हैं। फिर होती है जिला परिषद। जिला परिषद सबसे ऊपरी स्तर पर होती है, यानी कि सबसे बड़ी होती है। ग्राम पंचायत एक गांव होता है, उसमें जो पंचायत होती है। पंचायत समिति कुछ गांव का समूह होते हैं, कुछ गांव का जो समूह होता है उसे इकट्ठा कर लिया जाता है, यानी कि जो कुछ गांव, जैसे कि 10 गांव हो गए तो 10 गांव के जो अध्यक्ष हैं, जिसे सरपंच कहा जाता है, उनकी क्या होती है, एक कमेटी तैयार होती है और उसमें उनके कार्यों के बारे में बातचीत की जाती है। और उसके बाद जो जिला परिषद है वो उनका हेड होती है इन दो समितियों की। जो ग्राम पंचायत है उसका जो हेड होता है वह मुखिया कहलाता है, और जो पंचायत समिति है उसका हेड प्रमुख कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। और जिला परिषद है उसका हेड अध्यक्ष कहलाता है। इसका जो चुनाव है वो क्या होता है, वो सीधे जनता के द्वारा होता है, इसके हेड का चुनाव। और पंचायत समिति और जो जिला परिषद है, इन दोनों के हेड का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जो पंचायत के जो सदस्य हैं वही क्या करते हैं, इनका चुनाव करते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ इनका चुनाव। अब देखिए, जो ग्राम पंचायत है इसका जो सदस्य होते हैं वो किस प्रकार से चुने जाते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं वार्डों से चुने जाते हैं। कुछ वार्ड डिसाइड कर दिए जाते हैं कि एक गांव है उसे क्या है 10 वार्डों में बांट दिया जाता है, बहुत सारे 10 वार्डों में बांट दिया जाता है, उनमें से चुनकर इसके सदस्य आते हैं। अब जो अध्यक्ष होते हैं, यानी कि जो चेयरमैन है, उसे प्रधान या सरपंच कहा जाता है। अगर आप किसी भी गांव को जानते हैं तो आपने कभी ना कभी सुना होगा कि ये इस गांव के सरपंच हैं। यानी कि जो सरपंच होता है वही क्या होता है, हेड होता है, जिसे मुखिया भी कहा जाता है। बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे क्षेत्रों में मुखिया भी कहा जाता है, सरपंच को प्रधान भी कहा जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है। अब जो सरपंच है उसका कार्य क्या होता है, सरपंच क्या करता है, ग्राम कचहरी करता है, यानी कि उसे न्याय देने की छूट होती है। वो क्या कर सकता है, न्याय भी कर सकता है। यानी एक तरीके से ऐसी कचहरी होती है, कोर्ट कचहरी हम कहते हैं, तो बड़े स्तर पर होती है। छोटे स्तर पर ग्राम कचहरी क्या, उसमें जो हेड होगा वो सरपंच होगा, सरपंच का फैसला मान्य होगा। अब जो सरपंच है वह क्या फौजदारी मामलों के साथ साथ दीवानी जो मामले हैं उसका भी निर्णय ले सकता है। और वो दीवानी मामले कहाँ तक के होने चाहिए, 10,000 तक के होने चाहिए। फौजदारी मामले कौन से होते हैं, फौजदारी मामले वो मामले होते हैं जिनमें क्या है, जिनमें सजा सुनाई जाती है। और दीवानी मामले वो होते हैं जो पैसे से रिलेटेड होते हैं, कि इतना चुकाना पड़ेगा अगर कोई भी गलती हुई है तो। पर वो 10,000 तक का ही मान्य होगा पंचायत में। अब देखिए, जो ग्राम के विकास, इसमें जो कार्य होता है ग्राम पंचायत के अंतर्गत, जो पंचायत बनाई जाती है गांव के लिए, उसका कार्य क्या होता है, उसका कार्य होता है जिस भी गांव की पंचायत है उसके विकास हेतु जो योजना है उसका क्रियान्वयन करना। यानी कि जो भी योजना तैयार की गई है उस गांव के लिए उसे क्या है, लागू करना उस गांव में, और जो रणनीति है उसे पहचानना। तो ये इसका कार्य होता है। देखिए, जो पंचायत समिति है उसे हम मंडल भी कहते हैं, प्रखंड भी कहते हैं, इसके साथ साथ ब्लॉक भी कहते हैं। इसका जो प्रमुख होता है वह होता है इसका जो हेड होता है वो होता है प्रमुख। अब देखिए, इसमें इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य ये है, ग्राम पंचायत का जो वार्षिक आयोजन है, यानी कि एक वर्ष में ग्राम पंचायत कई सारे जो गांव हैं उनके जो सरपंच हैं वो क्या होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं। वो एक साल के अंदर ऐसा होता है, हर एक साल के अंदर। तो वो इकट्ठे होते हैं और अपने गांव के बारे में बताते हैं। तो जो विचार विमर्श होता है उस मीटिंग में, उसे लेकर क्या किया जाता है, जो पंचायत समिति है वो क्या करती है, उसे लेकर जिला परिषद को उसके बारे में बताती है। जो भी विचार विमर्श हुई है उसके बारे में जिला परिषद को बताती है। एक तरीके से ग्राम पंचायत और जो जिला परिषद है उसके बीच में मध्यम का कार्य ये करती है। इन दोनों को कनेक्ट करने का कार्य पंचायत समिति करती है। इसके बाद देखिए जिला परिषद है उसका हेड अध्यक्ष कहलाता है, और ये क्या करता है, समन्वय और पर्यवेक्षण का कार्य करता है। समन्वय स्थापित करता है इन दोनों के बीच में, और पर्यवेक्षण का कार्य करता है। जो भी नीतियां हैं, जो भी कार्य हैं, उन्हें लागू करवाने का कार्य करता है। इसी के साथ जो पंचायत वाला टॉपिक है यहाँ पर कवर होता है नगर पालिका। तो ये टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका, ये जो टॉपिक हैं ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस भी एग्जाम में राजनीतिक विज्ञान का आपका सब्जेक्ट आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस का आ रहा है, चाहे वो DSSB हो, KVS हो, हर टाइप के जो एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है, उन सब में ये क्वेश्चन आपका आता है, इनमें से पूछे जाते हैं।
तो ये जो टॉपिक आपका कवर करना एक तरीके से कंपलसरी भी है। तो देखिए, जो नगर पालिका है, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको जो नगर पालिका है ये पूरी अच्छी तरीके से, जो भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हर तरीके के प्रश्न आपके मैं यहीं पर सोल्व कर दूँ। कुछ रह जाएंगे तो हम बाद में जो आपके MCQ टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपके कवर हो जाएंगे। तो देखिए, नगर पालिका की बात करें, जैसे कि आपने देखा होगा इससे पहले जो वीडियो थी पंचायती राज व्यवस्था की, उसमें आपने देखा होगा पंचायती राज व्यवस्था कहाँ के लिए होती है, गांव के लिए होती है, ग्राम के लिए होती है। इसी तरीके से जो नगर पालिका है वो क्या है, वो शहरों के लिए है। इसे बहुत जगह पर नगर निगम भी कहा जाता है। तो जो नगर पालिकाएं हैं उसकी तीन, जैसे पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर थे, इसी तरीके से नगर पालिकाओं के भी 3 स्तर है। और ये जैसे पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन के तहत शामिल हुआ है, उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, तो इसे क्या है 74वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो इतना इंट्रोडक्शन देना सही होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत का पहला जो नगर निगम है जिन्हें हम नगर पालिका भी कहते हैं, तो इससे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। नगर निगम, नगर पालिका, ये क्या है, ये स्तर है इसके। इसका एक स्पेशल नाम न देखकर हम इसे नगर निगम भी कह देते हैं और नगर पालिका भी कह देते हैं। तो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई बात नहीं है। ये दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि जो इसके स्तर है उन्हीं से इनका नाम पुकारा जाता है। तो जो नगर निगम या फिर जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिका है, सबसे पहले भारत में उसका प्रचलन कहाँ हुआ था, सबसे पहले भारत में कहाँ पर इसे लागू किया गया था या फिर अपनाने का प्रयास किया गया था, ये प्रश्न आता है। ये है मद्रास। जो मद्रास है, सबसे पहले मद्रास में जो नगर पालिका या फिर जिसे नगर निगम कहते हैं, उसके संचालन का प्रयास किया गया था, उसे शुरू करने का। और ये कब हुआ था, 1687 से लेकर 1688 में। अब देखिए, ये बम्बई और जो कलकत्ता है उसमें भी क्या हुआ, 1726 में बम्बई और कलकत्ता, बम्बई यानी कि अब वर्तमान में जो मुंबई है, बम्बई और जो कलकत्ता 1726 में उसमें नगर निगम स्थापित करने की कोशिश की गई थी और ये स्थापित भी हुई थी। तो इनसे क्या हुआ, इन्हीं के द्वारा आगे चल के जो 74वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत नगर पालिका क्या हो गई, अब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था उसे। अब देखिए, जो लॉर्ड रिपन है, ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन है पंचायती राज व्यवस्था के लिए भी और नगर पालिका के लिए भी। जो लॉर्ड रिपन है वो क्या है, वो जनक माने जाते हैं स्थानीय स्वशासन के। जो स्थानीय स्वशासन क्या है, ये हमारे संविधान में या फिर कहा जाए हमारी सत्ता में क्या है, हमारे देश की जो सत्ता है उसमें तीसरा स्तर है, यानी कि पहला स्तर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय स्वशासन होता है। और स्थानीय स्वशासन क्या है, वो 2 प्रकार का है, एक पंचायती राज व्यवस्था और दूसरा नगर निगम। ये हमने जो पंचायती राज व्यवस्था कर रहे थे तो उसमें समझा था अच्छे से, डीप से। अगर नहीं समझा तो आप समझ लीजिए, आधा वही है पूरा का पूरा, बस थोड़ा सा इसका जो संरचना उसमें चेंज हो जाता है और कैसे इसकी शुरुआत हुई है उसमें चेंज हो जाता है। वैसे तो दोनों के जो संशोधन हुआ था उसके तहत जो भी विशेषताएं शामिल की गई है वो भी सेम ही है दोनों की। इसको पिता माना जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है 1882 में जो जिला बोर्ड की स्थापना की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। जो लॉर्ड रिपन है उसने 1882 में जिला बोर्ड की स्थापना की थी, जिसके तहत क्या हुआ, स्वशासन की नींव पड़ी थी। आगे चलकर उसी को क्या है 74वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। अब देखिए, संवैधानिकरण, जो संवैधानिकरण की जो प्रक्रिया है वह किस प्रकार से हुई थी। जैसे कि हमने पंचायती राज व्यवस्था कैसे लागू हुई थी उसका इतिहास पढ़ा था, इसी प्रकार से इसका भी इतिहास हमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें से भी काफी प्रश्न आते हैं। तो देखिए, अगस्त 1989 में जो राजीव गांधी उस समय कांग्रेस की तरफ से थे और वो उनकी सरकार थी उस समय, यानी कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय 1989 के अगस्त में। तो उस समय इनके द्वारा क्या हुआ, इनके द्वारा एक प्रयास किया गया था 65वां संविधान संशोधन करने का। और ये क्या है, ये लोकसभा में पेश किया था इन्होंने। तो लोकसभा में तो पारित हो गया था ये स्वशासन के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए 65वां संविधान संशोधन किया गया था, क्योंकि अभी तक जो संविधान है उसमें जो स्थानीय स्वशासन है उसे लागू नहीं किया गया था, कोई कंपलसरी नहीं किया गया था। राज्य चाहे तो वो लागू कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। और कोई भी ढांचा तैयार नहीं किया गया था, कोई भी संरचना तैयार नहीं की गई थी, कोई स्ट्रक्चर नहीं था इसका। कहीं पर 3 स्तरीय था, कहीं पर 2 स्तरीय था और पश्चिम बंगाल में तो 4 स्तरीय भी था। तो कहीं पर कोई भी इसके बारे में कोई फिक्स बात नहीं थी। इसलिए क्या है, ये जब पंचायती राज व्यवस्था हम देखते हैं तो बलवंत राय समिति, इस तरीके से कई समितियों का गठन हुआ था, अशोक मेहता समिति, तो उनके द्वारा
क्या हुआ, यह निर्णय निकला कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे गांव में लागू करना पड़ेगा, तभी क्या है हम गांव के लोगों से संपर्क कर सकेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकेंगे उन्हीं के स्तर पर। और इसका उद्देश्य एक ये है कि जो प्रॉब्लम्स जिस स्तर पर है, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है वो वहीं पर सोल्व हो जाए तो वो बेहतर होता है। इसी चीज को देखते हुए जो नगरों के लिए जो नगर पालिका नगर निगम है, इन्हें तय करा कि नगरों के लिए नगर पालिका होगी और गांव के लिए पंचायती राज व्यवस्था होगी। तो जो राजीव गांधी है उन्हें 1989 में जो लोकसभा है उसके अंतर्गत, क्योंकि कोई भी संविधान संशोधन करना पड़ता है तो लोकसभा में भी पास होता है फिर राज्यसभा में पास होता है। तो लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन किया। 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था, पारित नहीं हुआ था। और विधेयक मतलब होता है कोई भी कानून बनाने से पहले जो होता है प्रस्ताव। तो लोकसभा में तो वह पारित हो गया, परंतु जो राज्यसभा है उसमें निरस्त हो गया, यानी कि उसमें उसे मंजूरी नहीं प्राप्त हुई। इसी कारण क्या है वो वहीं पर रुक गया। तो ये पहला कदम उठाया गया था राजीव गांधी के तौर पर। तो ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है, राजीव गांधी की सरकार ने कदम उठाया था और कौन से साल में वो भी आपको याद रखना है। अगला प्रयास किया गया पीवी सिंह के द्वारा। जो पीवी सिंह है वो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, यानी कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार जो थी उसके नेता थे। और उन्होंने सितंबर 1990 में लोकसभा में क्या किया, दोबारा से ये विधेयक प्रस्तुत किया कि स्थानीय स्वशासन के लिए, नगर पालिका के लिए दोबारा से विधेयक प्रस्तुत किया। फिर भी क्या हुआ, फिर भी वह पास नहीं हो सका और आखिर में जाकर जो लोकसभा है वो क्या हो गई थी, वो निरस्त हो गई थी, वह विघटित हो गई थी। इसी कारण क्या हुआ, जो ये प्रस्ताव है स्थानीय स्वशासन का जो प्रस्ताव था वहीं पर निरस्त हो गया, वहीं पर रुक गया। तो लोकसभा के विघटन के कारण यह निर्णय नहीं हो पाया था। तो ये हो गया अगला। अब देखिए आखिरी जो ये बिंदु है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के तहत क्या हुआ था, जो नगर पालिका है वह लागू हुआ था। अब देखिए सितंबर 1991 में जो पीवी नरसिम्हा है राव, जो उसकी जो सरकार है, उन्होंने क्या किया, 74वां संविधान संशोधन किया और उसके तहत क्या है वह लागू हो गया। और ये कब लागू हुआ था 74वां संविधान संशोधन, 1 जून 1993 को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए ये कुछ मुख्य जो तारीखें यहाँ पे मैंने लिख दी हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो दिसंबर के 1992 में लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था जो विधेयक था, और फिर दिसंबर के ही 1992 में राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया था और ये पारित भी हो गया था इन दोनों में। फिर अप्रैल 1993 में जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा क्या होता, स्वीकृति प्राप्त हो गई थी और 1 जून 1993 में क्या हो गया, ये पूरे देश में लागू हो गया। आप अगर समझ जाएंगे, और पॉलिटिकल साइंस है उसमें तो बहुत सारी जो चीज़ें हमें याद करनी ही होती है, तो इसके लिए अगर आप सोचेंगे ट्रिक हो, तो ट्रिक मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप किसी भी ट्रिक को देखकर, ट्रिक को फॉलो करके याद करते हैं, तो जो ट्रिक है वो भी हमारी 1000 करोड़ हो जाती है। जो ट्रिक है वो भी हमारी बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है और हम क्या है गलत करके आ जाते हैं अपना आंसर। तो आप कोई भी तुक्केबाजी, ट्रिक, इन सारी चीज़ों को भूल जाइए अगर आपको कोई टेस्ट क्लियर करना है। तो आपको मेहनत करनी होगी, और अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे, एक तरीके से इन चीज़ों में आपको रट्टू तोता ही बनना पड़ेगा। अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद भी होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हमारा जो माइंड होता है वो डिब्बा होता है, अगर उसे भरेंगे तो वो भरना शुरू हो जाएगा, और अगर हम उसे उसका ढक्कन बंद रखेंगे तो वो जाम हो जाएगा धीरे धीरे। तो आपको जाम नहीं करना है, उसे भरना है अच्छी अच्छी चीज़ों से। अब देखिए जो संविधान का जो भाग 9A है उसमें क्या हुआ, जो 74वां संविधान संशोधन है उसके तहत संविधान का जो भाग 9A है उसके अंतर्गत क्या हुआ, जो नगर पालिका है उसके बारे में लिखा गया है। और जो अनुच्छेद यानी कि जो आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक जो है वो इसी से संबंधित आर्टिकल है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और अनुसूची, क्योंकि यही चीजें क्या है, पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका इन दोनों में डिफरेंस करती हैं। तो अनुसूची जो 12वीं अनुसूची है, अब भारत का जो संविधान है उसमें टोटल 12 अनुसूची है, और जो 12वीं अनुसूची है वो क्या है, नगर पालिका से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है, आखिरी अनुसूची इसी की बनी थी जिसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं। अब देखिए जो आरक्षण है, आरक्षण के लिए वही चीजें हैं, महिलाओं को 1/3 कम से कम 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए। अगर इतना नहीं है, इतना तो होना ही चाहिए। अगर इससे कोई ज्यादा देना चाहता है कोई भी राज्य तो दे सकता है, उसे छूट पूरी तरीके से, और बहुत सारे राज्यों ने 50% तक भी कर रखा है। अब देखिए जो SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उन्हें क्या है,
उन्हें किस प्रकार से आरक्षण मिले। तो उनके लिए तय किया गया है कि उनकी जितनी संख्या है, जिस भी क्षेत्र में जितनी संख्या है, उसे क्या किया जाए, उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से भाग कर दिया जाए, यानी कि उसका अनुपात निकाल लिया जाए। उसी के अकॉर्डिंग उन्हें क्या मिलेगी, आरक्षण मिलेगा। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। और यदि कार्यकाल पूरा होने से पहले विघटित हो जाता है तो 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव करना कंपलसरी है। पर अगर मान लीजिए 2-3 महीने शेष रह गए हैं, 2-3 महीने बच गए हैं और उस समय विघटित हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि उसी समय चुनाव करवाए जाएंगे, क्योंकि 2-3 महीनों के बाद तो चुनाव होने ही हैं। तो उतना इंतजार कीजिए और फिर चुनाव हो जाएंगे और फिर आप कि जो ये नगर पालिका दोबारा से गठित हो जाएगी। अब देखिए, बहुत स्थान पर जो क्वेश्चन आता है तो उसमें निरताएं लिखा आता है और ये बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते। तो आपको ध्यान रखना है, निरताएं मतलब योग्यता ही होती है कि उनकी कोई ना कोई योग्यता होगी, और योग्यता में केवल इसकी आयु ध्यान रखनी है आपको। 21 वर्ष की इसकी आयु तय की गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर 21 वर्ष का है तो वो क्या कर सकता है, इसके चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। अब देखिए, चुनाव है, जैसे कि हमारे जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें जो चुनाव आयोग है वो उसका जिम्मा उठाता है। जो मतदाता सूची है उन्हें तैयार करते हैं, इसी तरीके से सीमांकन, कौन सी सीमा तक चुनाव होना चाहिए और चुनाव की जो देख रेख, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, उन सबको तय करता है। और इसमें जो नगर पालिका और जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग है वह तय करता है। तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, राज्यपाल जो है वो क्या करता है, प्रत्येक 5 वर्ष में, यानी कि जब भी नगर पालिका के चुनाव होते हैं और उसमें उसके बाद जो उसका संचालन होता है सत्ता का, तो उस समय हर 5 साल के बाद होते चुनाव, तो हर 5 साल के बाद जो राज्यपाल है वो क्या करता है, वित्त आयोग का गठन करता है। यानी कि वित्त मतलब होता है धन से संबंधित। जो वित्त आयोग है, कहाँ से उन्हें धन प्राप्त हो, कहाँ से राजस्व की प्राप्ति हो, किस प्रकार से वो अपना कार्य पूर्ण कर सके, तो इसके लिए वित्त आयोग का गठन होता है। अब इनकी संरचना देखते हैं। अब देखिए, जो नगर पालिका या फिर जो नगर निगम है उसके 3 स्तर होते हैं। पहले होता है नगर पंचायत कहा जाता है जिसे, फिर होता है नगर पालिका परिषद और फिर होता है नगर निगम। तो ये इसकी संरचना है, यानी कि 3 स्तर पर बटा होता है ये, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था में हमने देखा था। अब जो ये तीनों के तीनों हैं, इनके जो सदस्य हैं इन्हें पार्षद या सभासद कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, पार्षद कहा जाता है, नगर पार्षद ऐसे भी कहा जा सकता है, पार्षद या सभासद। अब आपको एक बात यहाँ पर मैं बताती हूँ, जो पंचायती राज व्यवस्था के जितने भी सदस्य हैं उन सबको पंच कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, पंच कहा जाता है उन्हें, और इनके सदस्यों को पार्षद और सभासद। अब देखिए, इनका जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं। अध्यक्ष को किस नाम से पुकारा जाता है। अध्यक्ष को एक तो अध्यक्ष ही बोल दिया जाता है, दूसरा चेयरमैन इंग्लिश में बोलते हैं, और तीसरा प्रधान। ये हो गया नगर पंचायत के लिए। अब जो नगर पालिका है उसके लिए क्या है, उसे अध्यक्ष या फिर चेयरमैन या फिर प्रधान कहा जाता है। ये दोनों के, नगर पंचायत और नगर पालिका, इन दोनों के लिए सेम है। पर जो नगर निगम है उसका जो अध्यक्ष होता है उसे मेयर कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये बात काट बांध लेनी है कि जो नगर निगम है उसका जो अध्यक्ष है वो मेयर कहलाता है। तो इसी के साथ जो संरचना यहाँ पर खत्म होती है और इसी के साथ जो नगर पालिका का टॉपिक था हमारे यहाँ पर खत्म होता है। तो जिस टाइप के आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनको आप खुद भी नोट कीजिए अपनी नोटबुक में और फिर इसे याद करिए। जितनी बार आप दोहराएंगे, ऐसा नहीं है बैठ के रटना है, जितनी बार आप इसे दोहराएंगे, हर सुबह उठिए और उठने के बाद एक बार इसे देख लीजिए, तो उतना ही काफ़ी होगा। और फिर आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को, तो अपने आप आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर इसी तरीके से आप चैनल बनना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।